नमस्कार, मैं जुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हत्या मामले में कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने घेरा पुलिस थाना, शुरू किया बेबुनियादी धरना। अंक भेजने में पक्षपात और भेदभाव करने का आरोप, सुधार करवा 12वीं का दोबारा परिणाम जारी करवाने की मांग। एनडीपीएस प्रकरण में फरार इनामी अपराधी दबोचा, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा 1 क्विंटल 56 किलोग्राम पोस्त छोड़ भाई सहित हो गया था फरार। कांग्रेस की बैतूल बानो चुनी गई भादरा पालिका अध्यक्ष, 4 मतों के अंतर से मिली जीत, 40 में से मिली 22 पर। अब खबरें विस्तार से। टाउन के वार्ड नंबर 47 में आधी रात को युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लगे पंखे पर बनाए गए फंदे पर झूलता मिलने के संबंध में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी व एक अन्य के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित सोरगढ़ समाज के नागरिकों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार टाउन पुलिस थाना का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन कर रहे समाज के नागरिक पुलिस थाना के समक्ष बेमियादी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन को आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। धरने पर बैठे लोगों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर रविंद्र बावरी ने कहा कि मृतक राजकुमार उर्फ राजू पुत्र नंदराम सोरगढ़ निवासी वार्ड 47 टाउन की पत्नी कमलेश के आकाश उर्फ कालू पुत्र रमेश सोरगढ़ निवासी सब्जी मंडी के साथ नाजायज संबंध है। इस बात का पूरे मोहल्ले को पता है। इसको लेकर कई बार पंचायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन कमलेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अपने पति राजकुमार उर्फ राजू को प्रताड़ित करती रही। 23 जुलाई की आधी रात को कमलेश ने आकाश उर्फ कालू व एक अन्य के साथ मिलकर अपने पति के सिर में पहले किसी वस्तु से चोट मारी। बेहोश होने पर साफे से गला घोंटकर राजकुमार का शव फांसी पर लटका दिया। फिर कमलेश ने पड़ोसियों को सूचना दी कि उसके पति ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मृतक राजकुमार उर्फ राजू के सिर में चोट का निशान था। कमरे व बेड पर भी खून के निशान मिले थे। सबूत मिटाने के बाद राजकुमार उर्फ राजू की पत्नी ने घर से बाहर आकर शोर मचाकर यह जताने का प्रयास किया कि उसके पति ने आत्महत्या की है। जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव लेने से इनकार कर दिया था। तब पुलिस के उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई। अधिकारियों ने 1 सप्ताह में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज घटना को 2 सप्ताह हो चुके, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि आरोपियों को थाने में बुलाकर बयान तक नहीं लिए गए। इससे सोरगढ़ समाज में आक्रोश फैला हुआ है। पुलिस को जगाने के लिए थाने का घेराव कर बेमियादी धरना शुरू किया गया है। एसपी को मांग पत्र सौंप बताया गया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। उन्होंने चेताया कि यदि 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करने का कदम उठाना पड़ सकता है। वहीं मृतक की मां कस्तूरी देवी का कहना था कि वह कई बार पुलिस थाने के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। शनिवार को बारह होने से पहले हम को गिरफ्तार कर लेंगे। 12 को परसों तक किया सीआई साहब ने शनिवार को कहा था। सीआई साहब से बात हुई थी भाई मंगलवार को, भाई हम शाम को गिरफ्तार कर लेंगे। मंगल को नहीं किया, शनिवार को कहा था मेरे सामने कर लेंगे। उन्होंने यही कहा था इस हफ्ते में कर लेंगे। शनिवार को कहा था, मेरे सामने कहा था। आपने ये भी पूछा था कि इस शनिवार को, सीआई साहब ने ये भी कहा था नहीं इस शनिवार को नहीं, आप बुधवार या मंगलवार को सब भी आए थे, तो इस शनिवार को नहीं, मैं अगले शनिवार को करता हूँ। आपने भी के बीच में आप सारी कन्फर्म कर ली, सारे बयान वगैरह ले लिया, बाकी मैं अब 2 दिन बाद चले गए तो बाद चले गए, उसका कोई इलाज नहीं। भाई मेरी बात, मेरे पास अभी जगह दिन मंगलवार है, घर जो बंद होगा। 23 तारीख 23/7/2021 की घटना है जो सोरगढ़ समाज से था। राजू इसकी धर्म पत्नी जो गैर मर्द से संबंध में आई हुई थी, जिसको उसने कई बार एतराज किया, कई बार उस बाबत झगड़ा हुआ, कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन वो अपनी आदत से कोई बाज नहीं आई। वो राजू से परेशान हो चुकी थी, भाई ये मेरे कांटा है, इस कांटे को किसी तरीके से निकालना है।
उसने मौका देख करके उस राजू के सिर में कोई चोट मारी रात्रि के समय, और उसके बाद उसको दम घोट के मार दिया, और उसके बाद पंखे में लटका के और बाहर आके उसने होड़ा मचा दिया, अभी राजू फांसी खा गया, फांसी खा गया। लेकिन मौके पर जो सत्यदर्शी लोगों ने देखा था, उन लोगों ने यही कहा भाई ये मरा नहीं, इसको मारा गया है, जिसकी पूरी जांच हो चुकी है। पूरी पुलिस ने जानकारी ले ली है, फुटेज है, कोई गवाह वगैरह सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ गई थी। पहले दिन जिस दिन इसका पोस्टमार्टम हुआ था, लोगों में आक्रोश था, लोगों ने ये कहा था कि इसकी हत्या की गई है, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी प्रशांत कौशिक जी सीआई टाउन में बैठ करके इन लोगों को समझाया, बताया कि हम मानते हैं कि हत्या की है, लेकिन हमें थोड़ा जांच की चले दो, हम जांच करके इन्हें हम बख्शेंगे नहीं, गिरफ्तार कर लेंगे। ये बराबर जांच हो चुकी थी और हमें यह कहा गया था कि मंगल बुध तक हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जब हमने पता किया तो पता लगा कि सीआई साहब जयपुर चले गए। तो हम लोगों को यह आशंका है कि भाई इस मामले को दबाया जा रहा है। इसी बात को लेकर के आज थाने का घेराव किया गया था और धरने का हमने ये पहले लिख के दिया हुआ था एसपी साहब को, भाई अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो हम टाउन थाने के आगे अनिश्चित काल के लिए धरना लगाएंगे। तो आज हमने धरना लगा दिया है, जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ आतंकदारी करेंगे। रिपोर्ट है उसके अंदर डॉक्टर साहब ने स्पष्ट लिखा है कि ऑल इंजरी एंड एंटीमोर्टम, इसके आधार पर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना रवैया सख्त दिखाने की बजाय नरम दिखा रहा है और मुजरिमों को पक्षपात हो रहा है। ये सब हमें ये संदेश है। और जब हमने रिपोर्ट की छानबीन की है तो आप ये कैमरा जूम करके देख सकते हैं, ऑल इंजरी मोटिव इसका मतलब है जो भी वो आप स्पष्ट देख सकते हैं। अगर इतना कुछ देने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जाए तो हमें ये शक है कि पक्षपात हो रहा है कहीं ना कहीं। कांग्रेस की बैतूल बानो भादरा नगरपालिका अध्यक्ष चुनी गई हैं। भादरा नगरपालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए गुरुवार को भादरा नगरपालिका के टाउन हॉल में सुबह 10 बजे शुरू हुए मतदान में कांग्रेस पार्टी की बैतूल बानो को कुल 40 में से 22 मत, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार मांगीलाल गोयल को 18 मत मिले। इस प्रकरण में कांग्रेस को बैतूल बानो 4 मतों से विजयी घोषित हुई। इससे पहले भादरा नगरपालिका के 40 वार्डों से जीते हुए पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्ति के बाद मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया। मतदान से पहले तक दोनों ही प्रत्याशियों में सीधी टक्कर होने की संभावना जताई जा रही थी। दोनों ही प्रत्याशी अपने पास स्पष्ट बहुमत होने व जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को हुए मतदान के बाद आए चुनाव में परिणाम कांग्रेस की बैतूल बानो के हाथ लगे। उधर बैतूल बानो के पालिका अध्यक्ष चुने जाने पर भादरा विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि भादरा नगरपालिका के पार्षदों ने विकास को वोट दिया है। गौरतलब है कि जनवरी 2021 में हुए भादरा पालिका अध्यक्ष के चुनाव में हाजी दाऊद खान कुरैशी भादरा विधायक बलवान पुनिया के समर्थन से कांग्रेस पार्टी की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उस समय कार्यवाहक चेयरमैन बलवंत सैनी ने अपने 4 पार्षदों के साथ अध्यक्ष के पक्ष में मतदान किया था। उसके बाद चेयरमैन कुरैशी के देहांत के बाद विधायक गुट और बलवंत सैनी गुट में नगरपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष पद को लेकर आपस में मुकदमेबाजी शुरू हो गई और सैनी अपने पार्षदों के साथ भाजपा के मांगीलाल गोयल गुट में शामिल हो गए। पूर्व में कांग्रेस के कुरैशी को 21 मत मिले और भाजपा के मांगीलाल को 19 मत मिले थे। इसके बाद भादरा के 2 वार्डों में हुए पार्षद पद के चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के एक-एक प्रत्याशी विजयी हुए थे। गुरुवार को हुए उपचुनाव में पालिका अध्यक्ष चुनी गई 63 वर्षीय बैतूल बानो पूर्व पालिका अध्यक्ष दिवंगत हाजी दाऊद खान कुरैशी की धर्मपत्नी है। बोर्ड को अंक भेजने में पक्षपात और भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कक्षा 12वीं के बच्चों के अभिभावकों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर स्थित विरासत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने परिणाम में सुधार करवाकर पुनः परिणाम जारी करवाने की मांग की। साथ ही अभिभावकों का कहना था कि होनहार और मेहनती होने के बावजूद कम अंक आने के चलते उनके बच्चे मानसिक तनाव में हैं। ऐसे में उन्होंने गलत कदम उठाया तो उसका जिम्मेवार विद्यालय प्रशासन और बोर्ड होगा। विद्यालय प्रबंधक से मिले अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे विरासत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान वर्ग के कक्षा 12वीं कक्षा के नियमित छात्र छात्राएं हैं जो होनहार और मेहनती हैं। उन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 80 से 95% अंक हासिल किए। इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से न तो नियमित रूप से कक्षाएं लगी और न ही परीक्षाएं हुई। मात्र सरकार के नियमानुसार विद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों के माध्यम से बोर्ड को अंक भेजे जाने थे।
लेकिन विद्यालय प्रशासन ने बच्चों के अंक सही तरीके से न भेजकर पक्षपात और भेदभाव तरीके से अंक भेजे हैं। इसके आधार पर बोर्ड की ओर से बच्चों के अंक निर्धारण कर परिणाम जारी किया गया। बोर्ड ने भी न तो बच्चों के 10वीं के अंकों का अवलोकन किया और न ही जिले के अन्य विद्यालयों के परिणाम को ध्यान में रखा गया। बच्चों के साथ पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर परिणाम जारी किया गया है। विरासत सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से भेजे गए अंकों में बच्चों के साथ भेदभाव रखकर अंकों में अत्यधिक अंतर रखा गया है। उसमें भी बोर्ड की ओर से उचित मापदंड के अनुसार अंक घटाए और बढ़ाए नहीं हैं। एक बच्चे के तो जितने अंक भेजे गए उतने ही अंक देकर परिणाम जारी कर दिया गया है, परंतु दूसरों बच्चों के अंक में 20% से अधिक अंकों की कटौती कर परिणाम जारी किया गया, जो कि अवैध और विधि विरुद्ध तरीके से पक्षपात और भेदभावपूर्ण तरीके से जारी किया गया परिणाम है। अभिभावकों ने मांग की कि बच्चों के 10वीं के अंकों और जिले के अन्य विद्यालयों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए पुनः अंक भेजकर पुनः परिणाम जारी करवाया जाए। अन्यथा यदि किसी बच्चे ने मानसिक तनाव के चलते कोई अप्रिय कदम उठा लिया तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रशासन, कर्मचारी और बोर्ड सचिव की होगी। ठीक है बेटी, गलत हुआ है लेकिन अच्छा करेंगे मेरी बेटी के 70 और वो अनन्या के 69 वाली के 76 ने और मेरी बेटी के 74 नहीं है कुछ इनसे। हाँ जी, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी लिख के देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। कैसे नहीं लिखोगे? हम कल सरकार से आपको इस बात का आप ये तरीका नहीं है। तरीका अच्छा अनुराग जी, प्रेम भी बोलते बोलते हैं ना, हमें प्रेम भी बोलते हैं ना। हमारे हाथ उसका में क्या नहीं था साहब, कैसे नहीं था आपके हाथ में? कैसे? कल सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आया था। विरासत विद्यापीठ में हमारे बच्चे, हम जितने गार्जियन खड़े हैं सबके यहाँ अध्ययनरत थे, लेकिन इस विरासत विद्यापीठ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने मार्क्स भेजने में इतना पक्षपात किया, इतना विवेश हमारे बच्चों के साथ रखा, जिसका पूरा असर हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़ा है। क्योंकि 12वीं के एग्जाम के बाद में भविष्य निर्धारण होता है, लेकिन इन्होंने जो नंबर यहाँ से भेजे, जितने एक्चुअल हमारे बच्चों के आए हुए थे उससे भी कम नंबर भेजे। जैसे मेरी बेटी के 93% थे 10वीं में, अब मेरी बेटी के 88% थे, यानी घट के इन्होंने भेजे हैं। बल्कि पूरे सीबीएसई में कहीं ऐसा नहीं हुआ। सर के बेटे के नंबर थे 95% थे, 80% आए हैं, यानी और इनके जो सहेते 4-5 बच्चे थे उनमें किसी के नहीं घटे, सिर्फ हमारे बच्चों के नंबर इन्होंने घटाए हैं। मेरे बच्चे की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सर। वो जब से रिजल्ट देखा है तब से डिप्रेशन में है। कहीं तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे इंजीनियरिंग कोर्स में जाना चाह रहा था, कहाँ आज वो स्थिति है कि वो हनुमानगढ़ में भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने लायक नहीं रहा, केवल और केवल इन लोगों की हठधर्मिता के कारण। क्योंकि मैंने ये शिकायत की थी कि मेरे बच्चे को आप YouTube देख के टीचर पढ़ा रहे हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा भी ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये इनमें से कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी बीएड टीचर नहीं है। चलो हमने इस चीज की शिकायत की तो हमसे द्वेष रखा और जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। अब आगे क्या रहेगा? अब आगे हम प्रोटेस्ट करेंगे। कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और हम न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। ये हमारे स्कूल के 12th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स थे जिन्होंने आज हमें ज्ञापन दिया है। ये सभी लोग 12th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है उससे असंतुष्ट है, क्योंकि जो एग्जाम हुए नहीं है, सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए जो पॉलिसी डिसाइड की है उस पॉलिसी में जो पिछले 3 सालों का रिजल्ट है उस हिसाब से एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब हमारे स्कूल का ये सीबीएसई 12th में फर्स्ट बैच था, तो हमारा कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं था, तो हमारे बच्चों को जो मार्क्स अलॉट हुए किए हैं सीबीएसई ने, वो मार्क्स डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एवरेज आई है पूरे डिस्ट्रिक्ट की उस हिसाब से मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो जो तरीका सही नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू भी यही है कि मैं इस जो पॉलिसी डिसाइड की है सीबीएसई ने ये गलत है, क्योंकि हमारे बच्चे सभी बच्चे 10th क्लास में बहुत अच्छे स्कोर करने वाले थे और इनसे 12th क्लास में भी बहुत अच्छे रिजल्ट की हमें उम्मीद थी। तो रिजल्ट देखने पे ना चाहते हुए भी सीबीएसई ने, मतलब हमारे ना चाहते हुए भी सीबीएसई ने इस रिजल्ट को मॉडरेट किया है, जिस कारण से किसी बच्चे के 2% मार्क्स कम हुए हैं, किसी के 5% कम हुए हैं, किसी के 10 से ज्यादा % भी कम हुए हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके इंक्रीज भी हुए हैं। जो एवरेज मार्क्स थे उसमें एडजस्ट करने के लिए सीबीएसई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा करके रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जो बिल्कुल गलत है।
जिला कलेक्टर नटमल रेड्डी ने गुरुवार को नोहर की रामगढ़ सीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएससी के सभी वार्डों, लेबर रूम, ओपीडी, लैब में होने वाली जांच इत्यादि का निरीक्षण करते हुए वार्ड में बेड की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करने के निर्देश सीएससी इंचार्ज को दिए। जिला कलेक्टर ने एएनएम को निर्देशित किया कि अधिकाधिक संस्थागत डिलीवरी को लेकर वे फील्ड में जाकर लोगों को संस्थागत डिलीवरी के लिए प्रेरित करें। साथ ही बताएं कि सीएससी में डिलीवरी को लेकर पर्याप्त सुविधाएं हैं ताकि सीएससी में डिलीवरी के केसेस का इजाफा हो। साथ ही जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब में होने वाली जांचों के बारे में जानकारी हासिल की। सीएससी इंचार्ज डॉक्टर योगेश ने जिला कलेक्टर को बताया कि सीएससी की नई बिल्डिंग को लेकर करीब 4 करोड़ का बजट आया हुआ है। जल्द ही नई बिल्डिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन नई बिल्डिंग जहां बननी है वहां अभी वर्तमान में काफी संख्या में पेड़ हैं। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नई बिल्डिंग को लेकर कम से कम संख्या में पेड़ कटें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान उनके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर योगेश, डॉक्टर कमल ढाका और अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। इससे पता चल जाता है सोनों का मतलब 80 लोगों में से 37 लोगों ने आपको ब्लड या यूरिन का सैंपल दिया है। 50% होने लग गया आपको। क्या मोस्टली आपकी कौन सी जांच हो रही है? ये 35 प्रकार के आप कर रहे थे। आज जितने भी लिए उनकी रिपोर्ट कब तक जरूर ज़्यादातर क्लियर ही कर दिया। जिले की टीपी पुलिस की ओर से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी गुरुवार सुबह पुलिस को चकमा दे भाग गया। पुलिस आरोपी का मेडिकल मुआयना करवाने के लिए उसे टीपी के सरकारी अस्पताल में लेकर गई थी। वहां वह पुलिस कर्मियों से नजरें बचाकर खिड़की से भाग निकला। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई, लेकिन आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। मिली जानकारी के अनुसार टिब्बी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को बलकार सिंह पुत्र बलविंदर सिंह रायसिक निवासी वार्ड 20 टिब्बी को गिरफ्तार किया था। गुरुवार सुबह पुलिस आरोपी को मेडिकल मुआयना करवाने टिब्बी अस्पताल लेकर गई थी। तभी वह अस्पताल की खिड़की खुली देखकर पुलिस से नजरें बचाकर भाग निकला। पुलिस कर्मियों को आरोपी के भागने का पता चला तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस कर्मियों ने आरोपी का पीछा भी किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सूचना पर टिब्बी थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण भी मौके पर पहुंचे और आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई। दोपहर समाचार लिखे जाते समय तक आरोपी का सुराग नहीं लग पाया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। एनडीपीएस प्रकरण में 2 साल से भी अधिक समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी को जंक्शन पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। उसे जिला स्पेशल टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। उसके भाई को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। जंक्शन पुलिस के अनुसार 4 मई 2019 को सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी राजाराम लिखा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रोहिचक 30 LLW में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा 1 क्विंटल 56 किलोग्राम पोस्ट बरामद किया था, जबकि आरोपी जयपाल व उसका भाई शिव प्रकाश उर्फ जैना मौके से फरार हो गए थे। इस पर दोनों भाइयों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस को सौंपी गई। जांच के दौरान जयपाल जाट को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि फरार चल रहे दूसरे आरोपी शिव प्रकाश उर्फ जैना के खिलाफ 299 सीआरपीसी में चालान पेश न्यायालय में कर वारंट जारी करवाकर 2000 रुपए का इनाम भी घोषित करवाया गया। एसपी प्रीति जैन की ओर से पुराने प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी शिव प्रकाश उर्फ जैना की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस व सीओ सिटी प्रशांत कौशिक के निर्देशन में पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारी नरेश गैरा की ओर से टीम का गठन किया गया। साथ ही डीएसटी के सहयोग से इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए। इस पर मुखबिरों को सक्रिय किया गया। अब सफलता हासिल करते हुए डीएसटी के सहयोग से इनामी अपराधी शिव प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। वर्ष 2019 का पुलिस थाना सदर का 1 क्विंटल 56 किलो पोस्ट बरामदगी के मामले में उसी टाइम से लगातार फरार चल रहे मुलजिम शिव प्रकाश उर्फ जैना, जिसपे श्रीमान एसपी साहब द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए डीएसटी टीम को निर्देशित किया गया था एसपी साहब द्वारा। और उसे कल
मुलजिम शिव प्रकाश उर्फ जैना निवासी पक्का भादवा को दस्तयाब करके और अनुसंधान अधिकारी SHO जंक्शन श्रीनगर की गिरा के सुपुर्द किया गया। जिले के नोहर में दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर व्यापारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक और साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। DST के सहयोग से गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी की पहचान सोमेश शर्मा निवासी वार्ड नंबर 22 नोहर के रूप में हुई है। नोहर पुलिस ने लूट की वारदात की योजना बनाने व सहयोग करने के आरोप में सुमित को गिरफ्तार किया है। नोहर पुलिस ने लूट की इस वारदात का खुलासा बुधवार को ही करते हुए अर्जुन सैनी और विश्वास उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया था। नोहर थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार अर्जुन सैनी और विश्वास उर्फ पिंटू से हुई पूछताछ में यह बात सामने आई कि लूट की योजना बनाने में सुमित शर्मा भी उनके साथ था। इस पर गुरुवार को सुमित शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ जारी है। आरोपी सुमित शर्मा की गिरफ्तारी में DST सेक्टर नोहर की विशेष भूमिका रही। जंक्शन स्थित कल्याण भूमि में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गुरुवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को फूलों से सजाकर उसमें भगवान शिव, दुर्गा माता, हनुमान महाराज की मूर्तियों को रखकर उनकी शोभा यात्रा पूरे गाजी बाजे के साथ डीजे व ढोल नगाड़ों के साथ कल्याण भूमि से लेकर मुख्य बाजारों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। आज हमारे यहाँ शोभा यात्रा की तैयारी है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकल रही है और उसमें मुख्य मार्गों से होते हुए ये शहर के विभिन्न स्थल से होते हुए और वापस मंदिर में आएगी और उसके बाद में आज शाम को आरती के बाद में कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर प्रातः भगवान भोलेनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद में अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद में आरती होगी और आरती के बाद में 10 बजे जनता के लिए ये इनके द्वार कपाट खोल दिए जाएंगे और उसी टाइम सुबह 11 बजे भगवान भोलेनाथ का भंडारा भी चालू रहेगा, जिसमें श्रद्धा भाव से जो भी कोई आए वो लंगर ले और प्रसाद ग्रहण करे और भगवान भोलेनाथ की उन पे कृपा बनी रहेगी। गांव 6 STG के ग्रामीणों ने गांव की फिरनी से गुजर रही बिजली लाइन को अन्यत्र जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर गुरुवार को डिस्कॉम के EN को घेराव किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने डिस्कॉम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। मक्कासर के सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि गांव के बाहर की फिरनी पर डिस्कॉम ने बिजली की 2 लाइनें बिछा रखी है। इससे हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। अब ग्रामीणों की मांग है कि इन लाइनों को हटाकर अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। साथ ही रास्ते में एक डीपी भी लगी हुई है। इस संबंध में डिस्कॉम अधिकारियों को कई बार लिखित में अवगत करवा रखा है, मगर डिस्कॉम अधिकारियों ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए। बिजली विभाग की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो 6 STG में एक रास्ता है बाहर वाला फिरनी, उस पे 2 लाइनें बिछा रखी है। एक खेत की है
ट्यूबवेलों की है और एक ग्रामीण है। गांव वालों की ये डिमांड है, हमारी डिमांड है कि मांग है कि वो लाइन हटाए के उसको पीछे दूसरी लाइन और उसको रास्ते खोला जाए। एक ट्रांसफार्मर की डीपी है, वो पूरे रास्ते के बीच में आने जाने की समस्या है। लगातार हमने साल से 6 महीने से लगातार इनको अवगत कराया, लिखित में भी दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। उसी सवाल को लेके आए कि जब तक वो डीपी और या लाइन सही नहीं होगी, हम यहाँ इसीलिए आज IM साहब का घेराव किया है। अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ऐसे साहब से बात करके वो करवा देंगे। 6 का मामला है ये सर, 6 का मामला है। इस मामले को लेकर है कि हमारे गांव के अंदर कोई सी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो कोई सड़कों की सुविधा है, ना कोई लैंड, किसी भी कोई भी कार्य का काम सही ढंग से नहीं हो रहा वहाँ पे। अगर सड़कें हैं तो वो सड़कों के अंदर जो भी पोल लगे हुए हैं वो कोई भी सही प्रकार से नहीं लगे हुए। कोई भी किसान आता है या गरीब आता है गाँव के अंदर तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी बारे में लैंड को लेने के लिए आए। टोक्यो ओलंपिक में ब्रांच मॉडल जीतने पर हॉकी कोच व खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। गुरुवार को जिला स्टेडियम में खेल प्रेमियों ने हॉकी कोच नसीब सिंह और मस्तान सिंह के नेतृत्व में जश्न मनाया। हॉकी कोच नसीब ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है, इन पलों को बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत ने इतिहास रच दिया। 41 साल बाद भारतीय टीम ने शानदार तरीके से खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका पूरे भारत को गर्व है। गौरतलब है कि टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। पिता रोहित प्रसाद ने कहा कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा विवेक पर गर्व है, जीत के बाद गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। टीम ने इतिहास रच दिया। को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर जितनी मुझे खुशी है और हॉकी प्रेमियों को है, इसका कई सालों से हमको इंतज़ार था। और पूरे टूर्नामेंट में महिला और पुरुष वर्ग में जिस तरह की हॉकी खेली है, हम कई सालों से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम क्लिक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम पोडियम पे नज़र नहीं आते थे। इसलिए सब ये कहते थे हॉकी में भारत पिछड़ा हुआ। लेकिन आपको बता दूं, तीसरी रैंक है भारत की हॉकी पुरुष में, और लड़कियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उनसे भी उम्मीद है कि वो ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर लेंगी। और आज पुरुषों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, 5-3 इस तरह का फ़र्क रहना बड़ी टीम के ख़िलाफ़, और अब जो जीता है इसको हमको अब बरकरार रखना है। भारतीय टीम हॉकी में बहुत अच्छा कर रही है और इस माहौल को अब हमको बनाए रखना है ताकि ग्रास रूट पर जो हॉकी शुरुआत करें बच्चे, उनको प्रोत्साहित किया जाए और आगे भी इसी तरह जो अगला पेरिस ओलंपिक है उसमें हम पहले 2 या पहली स्थान में रहें, इसकी मैं आशा करता हूं। पूरे देशवासियों को एक बार फिर हॉकी में मेडल आने के लिए बधाई देता हूं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।